गुड इवनिंग। आप लोगों ने सीक्वेंस सीरीज के क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, भेजा था जो ग्रुप में। यस ठीक है, यस काफी अच्छी वर्कशीट है और आपका मैक्सिमम 80 to 90% चांसेस है, 90% इनफैक्ट है कि जेई में अगर सीक्वेंस सीरीज से क्वेश्चन आया तो उसी वर्कशीट से आएगा। जिस दिन आपका पेपर खत्म होगा फरवरी के फर्स्ट वीक में या फिर जब भी आपका पेपर खत्म होगा उसके बाद मैं आपको ये जो वर्कशीट मैंने दी है वहां से बताऊंगा कि 21 जनवरी शिफ्ट 1 का क्वेश्चन नंबर 1 और इस वर्कशीट का क्वेश्चन नंबर 7 मैच कर रहा है। ठीक है, ये बेस्ड ऑन द पिछले जो 10 साल 12 साल का एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से बता रहा हूँ। काफी अच्छी वर्कशीट्स बनी है, जो ईमानदारी से सॉल्व कर रहा है और एक एक क्वेश्चन को ढंग से कर रहा है। बस कॉन्सेप्चुअली करना, रटना मत कॉन्सेप्ट को। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, करना इंपॉर्टेंट नहीं है उसको, फिर थोड़े थोड़े टाइम में रिवाइज करना भी इंपॉर्टेंट है। जो जो भी चैप्टर आपके होते जा रहे हैं उनको बार बार फिर अच्छे से रिवाइज भी करते रहो टाइम टू टाइम, ताकि फिर टेस्ट में अप्लाई कर सकूं। ओके सर। चलो स्टार्ट करते हैं। ये वाला क्वेश्चन है, सब लोग पार्टिसिपेट करना, बैठे मत रहना। अगर आपके मौन व्रत नहीं है तो बैठे मत रहना। स्टार्ट करो इस क्वेश्चन के साथ। सबसे कॉमन और रिपीटेड क्वेश्चन इस चैप्टर का, नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स। ये मैं पहले भी सिखा रखा है, बहुत बार आया है जेई में। जल्दी से क्विकली इसको ट्राई करके पता कर लो कितना नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स आएगी। एक ये क्वेश्चन आया था और एक 2025 में सेम वेराइटी पे एक और क्वेश्चन आया था। दोनों क्वेश्चन मैं यहाँ पे प्रेजेंट कर रहा हूँ, दोनों आपको ट्राई, जिसने ये ट्राई कर रखा है वो 2025 का दूसरा वाला क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं। यस सर। दोनों अच्छे क्वेश्चन है, दोनों ही सेम पूछे। यूनियन मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट प्लस माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन एलिमेंट। दोनों अच्छे क्वेश्चन है, जल्दी से ट्राई कर लो।
सर हाँ बोलो। सर सेकंड क्वेश्चन में जो ये स्टेटमेंट है सेट्स कंसिस्टिंग ऑफ फर्स्ट 2025 टर्म्स से इसका मतलब क्या हुआ? आपको दोनों सेट की शुरू की 2025 टर्म लेनी है। नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी बोला है। ओके तो सर। आपको उससे लास्ट टर्म पता चल जाएगा दोनों का, ओके सर। जो कि आपको हेल्प करेगा इंटरसेक्शन निकालने में। यस। हाँ, अच्छे से ट्राई करो सब लोग जल्दी से। सर 12M01 वाले बैच में लिंक नहीं आया है। नहीं आया, एक सेकेंड। मैं पता नहीं क्या ही कर दूंगी अब। मैं पता नहीं क्या ही कर दूंगी अब। और बाकी ग्रुप्स में लिंक आ गई थी ना? हाँ जी सर, आ गई।
ठीक है चलो करते हैं, मैंने ग्रुप पे मैसेज डाल दिया है, वैसे आई थिंक आप ज्वाइन कर लेंगे बच्चे। तो नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स इन द टू एपी, देखो ये जो क्वेश्चन आता है नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स निकालने के लिए आप लोगों को सबसे पहले ए पता होना चाहिए, डी पता होना चाहिए, और लास्ट कॉमन टर्म कहां तक जा सकता है ये पता होना चाहिए। तो दोनों में क्या फर्स्ट कॉमन टर्म दिख रहा है क्या? नो सर, निकालना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पे 3 7 11, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस इसका 4 है, 4 15 19 एंड सो ऑन। 23 यहाँ पे आएगा 2 9, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस आपका 7 है, यहाँ 16 23 23, और यहाँ पे अगला क्या आ रहा है 23 23। तो फर्स्ट कॉमन टर्म्स की अगर हम बात करें, कॉमन टर्म्स की बात करें तो फर्स्ट कॉमन टर्म ए कितना आ जाएगा 23। 23 कॉमन डिफरेंस आ जाएगा एलसीएम ऑफ D1 एंड D2। 20 तो एलसीएम ऑफ D1 आपका है 4, D2 आपका 7 है, इनका एलसीएम आ जाएगा 28। ध्यान रखना कभी भी कॉमन टर्म्स के बारे में बात होती है तो फर्स्ट कॉमन टर्म तो मैन्युअली निकाल लो, और कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा एलसीएम ऑफ D1 D2। अगर 3 एपी आएगी तो एलसीएम ऑफ D1 D2 D3। तो देखो ये क्वेश्चन थोड़ा कॉमन है, अगर इनकेस अगर आपके सेट में आ जाता है तो अच्छी बात है, आप कर सकते हो क्वेश्चन। और जो लास्ट कॉमन टर्म होगा वो लेस देन होगा इन दोनों से, तो सबसे छोटा नंबर है, इन दोनों में सबसे छोटा नंबर कौन सा है 407। तो आपका लास्ट कॉमन टर्म है ना जो होगा 407 से या तो बराबर होगा या उससे कम होगा। बस यही कॉन्सेप्ट आपको अप्लाई करके एन पता करना है। एन का फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा यहाँ पे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लेस देन इक्वल टू 407। कॉमन टर्म जहां तक भी आएंगे या तो 407 तक है, इसके आगे जा नहीं सकता, इसके आगे जा नहीं सकता। अब यहाँ वैल्यू पुट अप कर दो 23 प्लस n माइनस 1 इंटू डी लेस देन इक्वल टू 407। यहाँ से n में इक्वलिटी आएगी। हाँ बोलो, डाउट है? हाँ जी सर, जो an है वो लेस देन क्यों लिया हमने? क्योंकि देखो इसकी टर्म्स जा रही 407 तक, ये जा रहा 709 तक। कॉमन टर्म्स जब भी आप करोगे तो लास्ट कॉमन टर्म इसके आगे नहीं जा सकती ना, क्योंकि ये यहीं तक जा रहा है। लास्ट कॉमन टर्म यहीं तक होगी ना मैक्सिमम, इसके आगे तो जा ही नहीं सकते हो। अंडरस्टूड? ओके सर, फिर सर इसे हम लेस देन क्यों नहीं ले रहे? क्योंकि इससे बड़ा होना चाहिए an। नहीं, इसके बड़ा हो नहीं सकता क्योंकि अपने इस वाले एपी में आखिरी 407 तक जा रहा है, 407 के आगे टर्म्स ही नहीं है इस वाली एपी में। ओके सर। इसलिए क्योंकि आपका कॉमन टर्म 407 से आगे जा ही नहीं सकता। क्या आपका कॉमन टर्म 4010 हो सकता है कि नहीं हो सकता ना? 4010 इसलिए नहीं हो सकता यहाँ पे तो आ जाए लेकिन यहाँ पे नहीं आएगा। 450 होगा क्या? 450 भी कॉमन टर्म ही नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे तो होगा ही नहीं। यहाँ पे आ सकता है 450 लेकिन यहाँ पे कॉमन टर्म नहीं आएगा क्योंकि ये मैक्सिमम ही 407 तक जा रहा है। तो जो कॉमन टर्म आएंगे वो लास्ट कॉमन टर्म कहां तक जा सकता है 407 तक। क्लियर है? यस सर क्लियर है। अब इसको सब्सट्रैक्ट कर देना, यहां से n में इनइक्वालिटी आएगी। क्या आ रही बताओ ना डेसिमल में? कॉल किया है ना? यस सर, 14 पॉइंट कुछ आएगी। 14 पॉइंट समथिंग। यस सर। n लेस देन इक्वल टू Yes, sir. 14 पॉइंट समथिंग। तो 14 पॉइंट समथिंग से इंटीजर वैल्यू कौन है लेस देन में? 14। 14 तो नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स 14 आ गए। अगला 2025 में इस साल जो क्वेश्चन आया, देखो ये 2020 में आया, फिर 25 में भी आया, और भी बीच में बहुत बार आए, लेकिन इस पीवाईक्यू वर्कशीट में मैंने सिर्फ 2 ही क्वेश्चन लिए थे, ज्यादा नहीं लिए। सेट ए दिया हुआ, सेट बी दिया हुआ, कंसिस्ट ऑफ फर्स्ट 2025 टर्म्स। तो आपको ये पता चल गया नंबर ऑफ टर्म्स दोनों में कितनी है 2025। नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए 2025 है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी 2025 है। दोनों में दोनों की फर्स्ट कॉमन टर्म तो दिख रही है डायरेक्ट 16 है। यस सर। दोनों की फर्स्ट कॉमन टर्म हमको पता चल गई। कॉमन टर्म्स में ए पता करना है, डी पता करना है और एन पता करना है। तो ए के लिए 16 आ गया। कॉमन डिफरेंस का वापस वही फॉर्मूला एलसीएम ऑफ D1 एंड D2। तो फर्स्ट वाले का D1 कितना है 5, 5 सेकेंड वाले का कितना है 7। 7 तो यह आ जाएगा 35। अब लास्ट कॉमन टर्म पता करनी पड़ेगी, तो दोनों की लास्ट कॉमन टर्म पता कर लो। तो
लास्ट कॉमन टर्म क्या हो जाएगी, इसकी लास्ट कॉमन टर्म निकाल लो पहले और इसकी लास्ट कॉमन टर्म निकाल लो। आपको स्मॉलर लेनी है। आप मुझे लॉजिकली बता सकते हो छोटी वाली कौन सी आएगी, फर्स्ट वाले से आएगी कि सेकंड वाले से आएगी? So फर्स्ट वाले से आएगी क्योंकि उसका कॉमन डिफरेंस छोटा है ना। सेट देखो अपन को स्मॉलर नंबर लेना, दोनों में से जो स्मॉलर है वो लेते हैं अपन, दोनों में से जो स्मॉलर है वो लेते हैं ना, क्योंकि उसके आगे नहीं जा सकता। तो आपके पास जो सेट ए की लास्ट कॉमन टर्म जो आएगी a प्लस n माइनस वन इंटू डी, तो a फर्स्ट टर्म, नंबर ऑफ टर्म्स 2025 माइनस वन इंटू डी, डी कितना है 5, तो जाएगा 1 प्लस 2024 इंटू 5। तो ये पता कर लो कितना आ रहा है। So 10. 10121 ओके 2024 इंटू 5 10121। अंडरस्टूड एवरीवन? सर ये कंसेप्ट दोबारा बताना, a इक्वल टू n लिखा हुआ है, इससे बात क्या हुआ? इसकी लास्ट टर्म निकालिए। सेट 1 एक एपी है ना, एपी की आखिरी टर्म कैसे पता करोगे? यहाँ पे लास्ट टर्म दी हुई थी पहले से, यहाँ पे लास्ट टर्म दी हुई थी ना, तो यहाँ पे सेट ए की लास्ट टर्म निकाली अपन ने, दी हुई नहीं थी। लास्ट टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, nth टर्म का, a प्लस n माइनस वन इंटू टी, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। a पता है, d पता है, n पता है, फॉर्मूला अप्लाई करा, तो लास्ट टर्म पता कर ली। अब कॉमन जो लास्ट कॉमन टर्म होगी इन कॉमन टर्म्स, जो लास्ट कॉमन टर्म आएगी वो लेस देन इक्वल टू क्या आएगी, 10121, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर दो कि वापस a प्लस n माइनस वन इंटू डी, ये कॉमन टर्म्स के लिए ध्यान रखना। तो कॉमन टर्म्स में फर्स्ट कॉमन टर्म क्या था 16, फर्स्ट कॉमन टर्म क्या था, a की जगह 16 आ जाएगा, जैसे पिछले क्वेश्चन में अप्लाई किया था आपने, प्लस n माइनस वन, और d की जगह आ जाएगा 35 लेस देन इक्वल टू 10121। यहां से आएगा n लेस देन इक्वल टू कितना आ रहा है, नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स कितनी आ रही है, 10। इसमें से आप 16 माइनस करोगे, 16 माइनस करने के बाद 35 से डिवाइड करोगे, 35 से डिवाइड करोगे उसके बाद प्लस 1, तो ये आएगा 289.7 सर 289 है ना। तो लास्ट कॉमन नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स कितनी आ जाएगी, 289। 29. नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स कितनी आ जाएगी, 289। अब ए यूनियन बी का फॉर्मूला अप्लाई करना है। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। सेट ए और बी में कितने एलिमेंट है, ऑलरेडी क्वेश्चन में बता रखा 2025। सेट ए एंड बी कंसिस्ट ऑफ 2025 एलिमेंट, तो ए में भी 2025, बी में भी 2025, माइनस कॉमन नंबर ऑफ कॉमन एलिमेंट हमने अभी निकाला इसी कॉन्सेप्ट से, नंबर ऑफ कॉमन एलिमेंट 289, तो 2025 प्लस 2025 माइनस 289, तो ये आएगा 3761 3676। अंडरस्टूड? Yes, sir. अब देखो क्वेश्चन हल्का सा बस ट्विस्ट करा था ना, ए यूनियन बी पूछ लिया, दोनों देखो पिछले वाला जो क्वेश्चन था फर्स्ट वाला, उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन था, उसमें लास्ट टाइम ऑलरेडी दिया हुआ था, तो लास्ट टाइम हर बार दे ऐसा जरूरी नहीं, तो लास्ट टाइम खुद से निकालना पड़ेगा, क्योंकि एपी है तो एपी का लास्ट टाइम निकालने का फॉर्मूला आसान ही है, ए प्लस n माइनस वन इंटू डी। अगर लास्ट टर्म दे दे तो लास्ट टर्म में से सबसे छोटी है वो आपको लेनी है। यहाँ पे कौन सी लेनी, लास्ट टर्म में से, दोनों लास्ट टर्म में से जो सबसे छोटी है वो आपको लेनी है। और लास्ट टर्म ना दे तो लास्ट टर्म निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस n माइनस वन इंटू डी, तो दोनों की लास्ट टर्म निकाल लेना। तो मैंने लॉजिकली सोचा भाई इसमें कॉमन डिफरेंस छोटा, तो इसकी लास्ट टर्म स्मॉलर होगी, मैंने इसी की लास्ट टर्म निकाल ली जो कि स्मॉलर है, और फिर मैंने जो स्मॉलर है उससे फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, कॉमन टर्म्स जो मेरी लास्ट कॉमन टर्म आएगी शुड बी लेस देन इक्वल टू दिस, कॉमन टर्म्स के लिए फॉर्मूला अप्लाई करके नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स पता कर लिया, मतलब इंटरसेक्शन पता कर लिया। क्या पता कर लिया, इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन टर्म्स, और वैल्यू पुट करके आंसर निकाल। ठीक है, एक वेराइटी देखो, एक आती है वेराइटी, एक वेराइटी आती है बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ एपी। एक प्रॉपर्टी होती है एपी की, सम ऑफ द टर्म इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द बिगिनिंग एंड एंड आर इक्वल। उस प्रॉपर्टी को यूज करते हुए इस क्वेश्चन को ट्राई करो। सम ऑफ टर्म्स इक्विडिस्टेंस
from beginning and end are equal. एपी में शुरू का और लास्ट का सम इक्वल होता है. एग्जांपल के तौर पे, अच्छा जिसको आता है वो अपना ट्राई करते रहना, बैठे मत रहना. A1, A2, A3, A4, A5, A6, मान लो 6 टर्म है. तो फर्स्ट और लास्ट का सम, सेकेंड और सेकेंड लास्ट का सम, और थर्ड लास्ट का सम, ये आपस में इनका जो सम आएगा वो इक्वल आएगा. अंडरस्टूड? A1 प्लस A6, A2 प्लस A5, A3 प्लस A4, ये आपस में क्या होंगे? इक्वल. अंडरस्टैंड एवरीवन? यस सर. ये जब Yes. नंबर ऑफ टर्म्स अगर इवन है, अगर नंबर ऑफ टर्म्स ऑड आ गई, सर दोबारा बताना. सम ऑफ द टर्म इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द बिगिनिंग एंड एंड, पीछे से और आखिरी से टर्म्स का सम इक्वल होता है. ये जो लिखी लाइन ये लिखा है. अगर ये टर्म्स एपी में है तो फर्स्ट और लास्ट का सम, सेकेंड और सेकेंड लास्ट का सम, थर्ड और थर्ड लास्ट का सम आपस में बराबर होगा. सेम यहाँ पे भी अगर ये टर्म्स एपी में है तो फर्स्ट और लास्ट का सम, फर्स्ट मतलब A1 प्लस A7 विल बी इक्वल टू A2, आगे से दूसरी पीछे से दूसरी, फिर आगे से तीसरी टर्म थर्ड A3, और पीछे से तीसरी टर्म A5, इनका सम, ये जितना भी सम है आपस में इक्वल होते हैं. अगर मिडिल में एक टर्म बच जाए तो इसको इसी के आगे से चौथी टर्म कौन सी? ये, और पीछे से चौथी टर्म भी ये खुद ही है. इसको कैसे लिखोगे? A4 प्लस A4. यहां से क्या सीखा आपने कि सम ऑफ द टर्म्स इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द बिगिनिंग एंड एंड आर इक्वल. ये सारे सम आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, मतलब कोई a के बराबर. क्लियर है? इन सबके सम आपस में इक्वल. यस सर. यस सर. इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द बिगिनिंग एंड एंड आर इक्वल. अब यहाँ पे अच्छा क्वेश्चन बन गया ये. यहाँ पे टोटल 2024 टर्म्स है. उसमें आपको ये जो ब्रैकेट दिया हुआ है, इसको अगर आप ध्यान से देखोगे, यहाँ पे सारी टर्म्स नहीं गिवन है. फर्स्ट और लास्ट तो गिवन है, इसको तो अपन ने लिख लिया चलो अलग से. और जो बची हुई टर्म्स है वो कौन सी है? वो इक्वल गैपिंग में 5, फिर 10th टर्म, 15th टर्म, और लास्ट की 5th टर्म. ये इन पूरे का सम आपको 2233 के बराबर दिया. तो इसको तो फर्स्ट वाले का तो ऐसा कैसे रहेंगे, इसको तो नहीं छेड़ रहे. A1 प्लस A 2000, फर्स्ट और लास्ट का सम तो लिखा हुआ है. अब देखो ये भी जो टर्म्स है सब इक्विडिस्टेंस है. आगे से पांचवी टर्म कौन सी होगी? A5. आगे से पांचवी टर्म कौन सी होगी? A5. और अगर आप चेक करोगे पीछे से पांचवी टर्म भी कौन सी आएगी? A 2020. 2020. तो इन दोनों को साथ में ले लेंगे, यस. है ना? जैसे यहाँ पे अपन ने क्या करा, आगे से पहली और पीछे वाली टर्म, आगे से दूसरी टर्म, पीछे से दूसरी टर्म, आगे से तीसरी टर्म, पीछे से तीसरी टर्म, आगे से चौथी टर्म, पीछे से चौथी टर्म, इनका सम. अब आगे से 10वीं टर्म सेम ऐसे ही आगे से 10वीं टर्म आएगी और पीछे से कोई ना कोई टर्म आएगी. ये सारे पेयर बनेंगे. ये सारे क्या बनेंगे? पेयर बनेंगे. हाँ, है ना? यस सर. यस सर. और ये सारे पेयर का सम आप इक्वली होगा. और किसके बराबर होगा? फर्स्ट और लास्ट टर्म के सम के बराबर. A1 और A24 के बराबर होगा, है ना? इन सबका सम ये जितने भी रहे, इन सबका सम किसके बराबर है? फर्स्ट और लास्ट के बराबर ही तो है. इसका भी इसके बराबर है, इसका सम भी इसके बराबर है, इसका भी सम इसके बराबर है, इसका भी सम इसके बराबर है. इन सबका सम फर्स्ट और लास्ट टर्म के सम के बराबर ही है. तो अच्छा, अब आपको ये सोचना है कि ऐसे कितने पेयर बनेंगे. 202. नहीं, वापस ध्यान से सोचो. ऐसे दो के कितने पेयर बनेंगे आपको ये सोचना. पहले बताओ नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 404. नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 5, 10, 15, 2020 तक नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 506. नहीं, नंबर ऑफ टर्म्स 5, 10, 404. 404 ना. यस सर, 404 है. नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 404 है. 5 into 1, 5 into 2, 5, 2000. देखो 5 की मल्टीपल में आगे बढ़ रही ना.
5 into 1, 5 into 2, 5 into 3 और 2020 को 5 से डिवाइड कर दो, 404 ही तो आएगा। यस सर। 404 टर्म ये समझ में आ रहा है? यस समझ में आए? Yes, sir. n इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी कर देना। फर्स्ट टर्म पता है, कॉमन डिफरेंस पता है, लास्ट टर्म पता है, नंबर ऑफ टर्म्स बदल दे। तो देखो इसको ये 5 into 1, 5 into 2, 5 into 3 और 5 into 404, तो 404 टर्म्स है। तो कितने पेयर्स बनेंगे? 202. 202 पेयर्स बनेंगे। तो सबसे पहले आपको ये पता करना रहेगा हमेशा कि नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, उसके बाद पता करो कितने पेयर बनेंगे। नंबर ऑफ पेयर्स कितने बनेंगे? 202। अच्छा, हर पेयर का सम फर्स्ट और लास्ट के बराबर ही होगा। यस यस हर सर। पेयर Yes, का sir. इसको तो ऐसा कैसा लिख दिया, इसको तो ऐसा कैसा रख दिया, और इन सबका सम फर्स्ट और लास्ट के बराबर ही होगा। तो ये कितनी बार आ गया? 202 बार। तो 202 टाइम्स सम ऑफ द फर्स्ट टर्म एंड द लास्ट टर्म, क्योंकि जितने पेयर है उनका सबका सम इज इक्वल टू द सम ऑफ द फर्स्ट एंड द लास्ट। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 404 है, तो पेयर कितने बनेंगे? डिवाइड बाय 2। दो के पेयर कितने बनेंगे? 202, और हर पेयर का सम इसी के बराबर है। तो इसी चीज को कितनी बार लिख दिया गया? 202 बार। एक ही चीज को 100 बार लिखो या 202 बार लिखो तो क्या आ जाएगा? ये इक्वल टू 2233। तो दिस प्लस Sir? दिस वापस कितना आ जाएगा? हाँ, जैसे सर पहले का टर्म और आखिरी का जैसे बराबर है, लेकिन सर पहला का टर्म दूसरे वाले के थोड़ी बराबर हो जाएगा। क्या कह रहे हो? सर आगे से और पीछे से मतलब सम बराबर है, तो आगे वाले से और उसके नेक्स्ट वाले का सम थोड़ी बराबर हो जाएगा। मैंने क्या किया देखो ध्यान से, आप पेयर ही तो बराबर किए। मैं क्या कर रहा हूँ, A2 और A6 इसके बराबर होगा कि नहीं होगा? यस सर। आपने कॉन्सेप्ट ही नहीं समझा। मतलब फिर एपी की टर्म्स देखो, फर्स्ट टर्म देखो ध्यान, एपी में फर्स्ट टर्म क्या होती है? ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D। एट्थ टर्म क्या होगी? ए प्लस 7D। सेवंथ टर्म क्या होगी? ए प्लस 6D। सिक्स टर्म क्या होगी? ए प्लस 5D। बताओ T1 और प्लस T8 कितना आएगा? T1 प्लस T8 2A प्लस 7D। T2 प्लस T7 कितना आएगा? सेम। T3 प्लस T6 कितना आएगा? सेम। ठीक तो है फिर सर। अब अगर मान लो मैं इन सबका सम करता, T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 प्लस T5 प्लस T6 प्लस T7 प्लस T8, तो मैं ये बोल सकता था कि टोटल 8 टर्म में से कितने पेयर बनेंगे? 4। 4। कौन से पेयर बोल रहा हूं मैं? T1 प्लस T8, T2 प्लस T7, T3 प्लस T ये 8 सॉरी T7, T6 और T4 प्लस T5। समझ में आया? इन सबको पेयर को कंबाइन कर दिया। यस अब ये T1 प्लस T8 जो है, अच्छा सेकेंड और इसका सम और इसका सम बराबर ही है। देखो ध्यान से, ये दोनों बराबर है आपस में। यस सर। तो T2 प्लस T7 को T1 प्लस T8 लिख सकते हैं। यस यस सर। सर। वैसे इसको भी T1 प्लस T8 लिख सकते हैं, वैसे इसको भी T1 प्लस T8 लिख सकते हैं। तो T1 प्लस T8 कितनी बार लिख दिया आपने? 4 बार। 4 चार। times। तो यही तो कर रहे हैं। समझ गया सर। यहाँ पे आपके पास 202 पेयर थे और हर पेयर का सम फर्स्ट और लास्ट के बराबर ही था। हर पेयर Yes, का सम फर्स्ट और लास्ट के बराबर ही था, तो आपने ये कर लिया। अच्छा, ये जो कॉन्सेप्ट है ये सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी का फॉर्मूला निकालते टाइम भी आया था। अगर आपको ध्यान हो, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी का एक फॉर्मूला भी होता है n/2 a प्लस l। yes, यस सर। एक फॉर्मूला होता है, मतलब n क्या होती है? नंबर ऑफ टर्म्स। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स को 2 से डिवाइड करोगे तो इतने पेयर बनेंगे। तो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म टाइम्स n/2, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी का ये फॉर्मूला भी होता है। yes, Yes, sir. यहाँ पे क्या बताया हमने? 404 टर्म थी, 202 पेयर बनेंगे और हर पेयर का सम इसी के बराबर होगा। तो ये 202 बार लिखा है। एक ही चीज को 202 बार लिखोगे तो क्या आएगा? 202 टाइम्स, और एक बार और एक्स्ट्रा है तो 203 इक्वल टू 2233। अब यहाँ से आपके पास A1 प्लस A24 आ जाएगा। अंडरस्टूड? यस सर। Yes, sir. यस सर।
अब आपको क्वेश्चन में पूछा था कि सम ऑफ ऑल टर्म्स ऑफ द एपी, सम ऑफ द ऑल टर्म्स ऑफ द एपी, तो यहाँ पे आप फॉर्मूला अप्लाई कर देना वो वाला n/2 a plus l, n/2 a plus l वाला फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। यस सर। 2024 डिवाइड बाय 2, a मतलब फर्स्ट टर्म, लास्ट टर्म, फर्स्ट और लास्ट का सम यहां से निकल जाएगा इस वाले फॉर्मूले से। इसको इक्वेट करोगे तो a1 प्लस a2 2024 आ जाएगा। देख लो ध्यान से, यस सर। ठीक है। तो दो कॉन्सेप्ट सीखे। यहाँ पे जो सेकंड कॉन्सेप्ट था उसमें क्या अप्लाई हुआ कॉन्सेप्ट कि सम ऑफ द टर्म्स इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द बिगिनिंग एंड एंड आर इक्वल, उस कॉन्सेप्ट पे बेस हमने क्वेश्चन किया। एक वैरायटी ये आती है। अब एक वैरायटी आती है जिसमें, चलो एक क्वेश्चन और नाम दे देते हैं। एक आता है आपका एपी और जीपी का मिक्स कॉन्सेप्ट पे बेस्ड, ठीक है, जिसमें बोलते हैं कि ये टर्म एपी में और ये टर्म जीपी में भी है, तो ये बताओ। वो भी हम क्वेश्चन करेंगे, उसके पहले एक ट्राई है, जल्दी से ट्राई करना, टाइम कम लगाना थोड़ा। अच्छा देखो, ये चैप्टर ऐसा है, आपके 10th में भी था ना एपी, यस यस सर। और उसमें आपको ये तो फॉर्मूला पता ही होंगे, सम ऑफ n टर्म्स nth टर्म कैसे निकालते हैं। हाँ जी। और उसमें भी क्वेश्चन आए हुए हैं जेई में, 2025 में भी आया, 2019 में भी आया, 2020 में भी आया, सम ऑफ n टर्म्स के फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। तो थोड़ा सा वहां पे माइंड खुला रख के जाना। 11th का अगर कुछ भी नहीं किया होगा, सिर्फ एपी भी किया होगा, और मान लो आपकी किस्मत अच्छी हुई और एपी से क्वेश्चन आ गया, तो भी काम बन जाएगा। सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द एपी पे बेस भी डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है जी। क्वेश्चन बहुत सारे इजी रहते हैं, बस आपको वहां पे कॉन्फिडेंटली और थोड़ा खुला दिमाग रख के जाना पड़ेगा, तो क्वेश्चन हो पाएंगे। 2025 में के सिर्फ सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द एपी पे डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया था एक शिफ्ट जनवरी अटेम्प्ट में। और जनवरी अटेम्प्ट ही आपके चांस है जहाँ पे मैक्सिमम आप ये सब उम्मीद कर सकते हो। अप्रैल अटेम्प्ट में तो लेवल बढ़ जाता है, इसलिए पूरी कोशिश दम लगा दो जनवरी अटेम्प्ट में अच्छा स्कोर करने की। एक बार जनवरी में अच्छा स्कोर आ गया, आपका कॉन्फिडेंस लेवल इतना ऊपर चल जाएगा कि पूरा फरवरी में आप बोर्ड्स की तैयारी आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी। खुद ही आप अंदर से कॉन्फिडेंट फील करोगे, क्योंकि आपका रिजल्ट भी फरवरी फर्स्ट वीक में ही आ जाएगा, पता है आपको। यस सर। फरवरी फर्स्ट वीक में ही आपका रिजल्ट आ जाएगा जेईई का। आपको आइडिया लग जाएगा भाई कितना आया, वो कितना इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है अप्रैल अटेम्प्ट में। वो अच्छा आ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो फिर वापस ट्राई करना पड़ेगा अप्रैल अटेम्प्ट। चलो, यहाँ पे A1 A2 A3 सब एपी में दिया हुआ है। A1 A4 A7 A16 का सम हमको दिया हुआ है, पूछा है कि ये चारों का सम कितना हो। तो यहाँ पे देखो, क्या ये वही चीज है कि फर्स्ट अगर मान लो पहला टर्म ये माना और आखिरी टर्म ये माना, तो आगे से छठा टर्म और पीछे से छठा टर्म यही आएगा। यस सर। यस सर। पीछे से छठा टर्म 11 ही होगा। तो बताओ इसके सम को अपन क्या लिख सकते हैं, इस चारों के सम को मैं क्या लिख सकता हूँ मॉडिफाई करके। 2a1 प्लस में ट्वाइस ऑफ 2 into a1 plus ट्वाइस ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म लिख। अब समझ में आ गया यस है ना, ट्वाइस ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। अच्छा, अब ये क्या दिया हुआ है, ये भी तो गैपिंग में दिया हुआ है चीजें। अब सबसे पहले आपको पता करनी पड़ी नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है। देखो नंबर ऑफ टर्म्स में अगर आपको कंफ्यूजन हो, आप देखो ये लिख लिया करो। देखो नीचे क्या लिखा, 1 4 7 कहां तक जा रहा है, 16 तक जा रहा है ना। देखो नीचे के टर्म्स देख लिया करो। आपको कंफ्यूजन है, नंबर ऑफ टर्म्स नहीं निकल रही, तो ये लिख लिया करो। अब ये तो
क्लास 10 का क्वेश्चन है, एक एपी गिवन है, पूछे नंबर ऑफ टर्म्स बताओ। तो क्लास 10 में से क्वेश्चन बहुत सारे आए थे, तो an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू टी। लास्ट टर्म है 16, फर्स्ट टर्म है 1, n माइनस 1, कॉमन डिफरेंस है 3, तो 15 डिवाइड बाय 3 इक्वल टू n माइनस 1, तो n कितना आ रहा है 6। यस सर। मतलब कितनी टर्म्स है, 6 टर्म्स है, तो 6 टर्म्स से Yes, कितने पेयर बनेंगे, 3। 3 पेयर बनेंगे, हाँ जी सर। है ना। और हर पेयर का सम फर्स्ट टू लास्ट के बराबर ही होगा। तो बताओ वापिस से Yes, इन सबको क्या लिख दूं मैं, सर 3 into a1 plus 3 a16। into A1 plus 3 8। टाइम्स a1 प्लस a16 है ना, Yes sir। यस सर। yes इक्वल टू, अब देखो आप दिमाग में आई थिंक अब चमक गया होगा, वो जो कॉन्सेप्ट हमने यूज किया उसी पे बेसिस पे क्वेश्चन था। 3 से डिवाइड करोगे, 3 3 से 9, 10 11, 3 8 जा 3 8 जा 24, 8 से 20। ये आ गया। और जो आपको निकालना था अब वो निकल जाएगा। अंडरस्टूड एवरीवन? यस सर। yes yes sir. तो 2 into 38, Option A 76। यस सर। ध्यान रखना ऐसे क्वेश्चन आए तो। अब देखो मैं जो बता रहा था आपको, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द एपी पे डायरेक्ट क्वेश्चन 2019 में आया था, सेम क्वेश्चन 2025 में भी आया था, बस डेटा चेंज था, सेम क्वेश्चन था, 2 कॉपी रिपीट हो गया था, बस यहाँ पे इन दोनों डेटा को चेंज कर दिया था, बाकी सेम क्वेश्चन आया था। अब क्वेश्चन का तरीका आसान है, एक्चुअली कैलकुलेशन है और कुछ भी नहीं, कैलकुलेशन थोड़ी है। S4 का मतलब क्या होगा, So 4 terms। सम ऑफ 4 टर्म्स, सम ऑफ 4 टर्म का फॉर्मूला क्या लगेगा, लगाओ चलो, 2 इक्वेशन बनाओ सब लोग अपनी अपनी कॉपी में, इन दोनों से 2 इक्वेशन बनाओ, इन दोनों से 2 इक्वेशन क्रिएट करो। Sir, 2a plus 5d equals to minus 16. फर्स्ट वाली इक्वेशन या सेकंड वाली? सेकंड Second. वाली पता है? अच्छा सेकंड वाली, ठीक है। 2a plus 5d इक्वल टू -16, हाँ ठीक है। तो देखो 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल, इनको सॉल्व करके a और d निकल जाएगा आसानी से। Yes sir। यस सर। कितना आसान क्वेश्चन था, इन दोनों को सॉल्व करके 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ये भी क्लास 10th में चैप्टर था। इन 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल को सॉल्व करके a पता चल जाएगा, d पता चल जाएगा, फिर S10 का फॉर्मूला अप्लाई कर देना। अंडरस्टूड? यस sir ठीक है। तो देखो Yes, ऐसी sir. इसी वैरायटी भी जेई में आ जाती है, बस ढंग से आपको अटेम्प्ट करना है। ये सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द एपी पे बेस पे क्वेश्चन आया हुआ, ठीक है। एक वैरायटी और कवर करा देता हूं मैं। हाँ, एक जो मैं आपको बता रहा था, ऐसे क्वेश्चन जिसमें एपी और जीपी मिक्स आ जाए, एक ये वैरायटी भी बहुत बार जेई में पूछते हैं, तो वो अपन कर लेते हैं। अच्छा मुझे ये बताओ, उसके लिए कॉन्सेप्ट ये लगेगा, अगर ए बी सी 3 टर्म एपी में है तो उनमें रिलेशन क्या होगा? Sir twice of B। सर a plus c is equal to b। हाँ, अब देखो इसको ध्यान रखना, अगर ए बी सी, देखो दो चीजें मिक्स वे में लगेगी, एपी और जीपी। अगर एपी में है तो कभी कभी आप टर्म्स को एपी में अज्यूम करोगे और जीपी का कॉन्सेप्ट अप्लाई करोगे, या फिर टर्म्स को जीपी में अज्यूम करके एपी का कॉन्सेप्ट अप्लाई करोगे। तो एपी में है तो आपको पता ही है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ऐसे टर्म्स को अज्यूम कर सकते हैं नॉर्मल। जीपी में टर्म्स को अज्यूम कर सकते हैं ए आर स्क्वायर। अब टर्म्स अगर एबीसी एपी में, तो कॉन्सेप्ट लगता है ट्वाइस ऑफ मिडिल टर्म इक्वल टू द सम ऑफ द फर्स्ट टर्म एंड द लास्ट टर्म। और जीपी में अगर है तो बी स्क्वायर को एसी into AC। अब यहाँ पे Yes, मिक्स sir. कॉन्सेप्ट लगेगा, सुनो ध्यान से, कंसंट्रेट होकर सुनो सब लोग। अगर आपने ये अजम्पशन माना है, फिर ये अजम्पशन इसमें पुटअप करोगे। यहाँ पे बी क्या है, मिडिल टर्म, ए क्या है, फर्स्ट टर्म, सी क्या है, लास्ट टर्म। और अगर आपने टर्म्स को ये अज्यूम किया है, तो फिर इसमें पुटअप करोगे।
मतलब 2b इक्वल टू a प्लस सी, ट्वाइस ऑफ मिडिल टर्म इक्वल टू द सम ऑफ द फर्स्ट टर्म एंड द लास्ट टर्म। तो क्वेश्चन के हिसाब से कभी ये यूज हो सकता है, कभी ये यूज, दोनों से आंसर आ जाएगा। अब इसमें क्वेश्चन कराता हूँ तो आपको समझ में आएगा। बस ये ध्यान रखना कि अगर 3 टर्म एपी में है तो ट्वाइस ऑफ मिडिल टर्म इक्वल टू 2b इक्वल टू a प्लस सी, ये पता होना चाहिए। और अगर 3 टर्म जीपी में है तो b स्क्वायर इक्वल टू ac, ये पता होना चाहिए। क्लियर है? ये 2 फॉर्मूले याद होना चाहिए। यस सर। अब ये वाला क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो और करो। सर पता कैसे चलेगा कि कौन सा कहाँ पे लगाना है? कोई बता रहे ना, थोड़े से संतुष्टि रखो। ये क्वेश्चन करा रहे हैं, देखो ध्यान से। मुझे पता है वो एकदम पता नहीं चलेगा, क्वेश्चन मैंने इसलिए लिया है। मैंने अभी क्या बोला, आप क्वेश्चन करोगे तो पता चलेगा। अब इसमें खुद का दिमाग लगाओ, सोचो कैसे अप्लाई करोगे। नॉन कांस्टेंट एपी का मतलब क्या है? कांस्टेंट एपी क्या होगी, सोचो। जिसमें सारे टर्म सेम है। जिसमें सारे टर्म सेम हो तो नॉन कांस्टेंट होगी। कौन सी होगी जिसमें सारे टर्म सेम ना हो? जिसमें सारे टर्म सेम हो उसका कॉमन डिफरेंस कितना होगा? 0। 0। यस सर। यहाँ पे नॉन कांस्टेंट एपी मतलब कॉमन डिफरेंस 0 नहीं होगा। समझ में आ गया? यस सर। यस सर। लगाओ दिमाग और ट्राई करो इस क्वेश्चन को। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ABC be the 7th, 11th and the 13th term of an AP। तो मतलब देखो ये आपको टर्म्स एपी में गिवन है और बोला है फिर ये तो 3 टर्म है, ये जीपी की भी टर्म है। मतलब पहले एपी में अज्यूम करना पड़ेगा और फिर जीपी का कॉन्सेप्ट अप्लाई करना पड़ेगा। तो Yes, एपी की 7th टर्म क्या होती है? A plus 6 A plus 6D। a प्लस 6 है ना। एपी की 11th टर्म क्या होती है? a प्लस 10d। प्लस A 10। plus एपी की 13th टर्म क्या होती है? a प्लस 12d। ये सबको लेना है। yes sir। अब उन्होंने बोला ये 3 टर्म जीपी में है, अगर ये 3 टर्म जीपी में तो बताओ क्या कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा? B square equals to AC। बी स्क्वायर इक्वल टू एसी, मतलब मिडिल का स्क्वायर इक्वल टू द प्रोडक्ट। आपको यही बता रहा था मैं। यहाँ यस पे सर। टर्म अज्यूम करोगे फिर ये कॉन्सेप्ट अप्लाई हो जाएगा, अगर यहाँ पे अज्यूम करी तो इधर अप्लाई कर दोगे, है ना। अब क्वेश्चन पे डिपेंड करे आप, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन में क्या गिवन था, एपी में है और बाकी फिर तीनों टर्म जीपी में, 3 टर्म अलग अलग टर्म एपी में और वो 3 टर्म कंसेक्यूटिव जीपी के, तो कंसेक्यूटिव जीपी की तो फिर ये अप्लाई होगा। क्वेश्चन में बोला था 3 कंसेक्यूटिव टर्म एपी की है तो फिर ये वाला अप्लाई होगा। अब लॉजिक समझ में आ गया? क्वेश्चन में क्या बोला, दिस आर ऑल्सो द 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ जीपी। अगर ये 3 जीपी की कंसेक्यूटिव टर्म्स है तो क्या बोलोगे? बी स्क्वायर इक्वल टू एसी,
ये भी बोल सकते हो। ABC are the 7th, 11th and the 13th term of a non-constant AP. AP की ये 7th, 11th और 13th टर्म है ABC, और ये तीनों टर्म जीपी की कंसेक्यूटिव टर्म भी है। तो अगर जीपी की कंसेक्यूटिव टर्म है तो a प्लस 10d का होल स्क्वायर इक्वल टू a प्लस 6d इंटू a प्लस 12d। यस सर 12d का, हाँ यहाँ तक समझ में आया? यस सर। यस सर। इससे पता करो क्या रिलेशन आ रहा है। अच्छा, आपको पूछा क्या है वो, उस पर भी हम कंसंट्रेट करते हैं। हमको पूछा क्या है, ए बाई सी, ए मतलब ये आपका फर्स्ट टर्म, ये आपका सेकंड बी टर्म, और ये सी, ए बी सी बोला था ना, इनका नाम क्या दिया हुआ, ए बी सी। और आपको पूछा क्या है, ए बाई सी मतलब ए प्लस 6d डिवाइडेड बाई ए प्लस 12d, इसकी वैल्यू पूछी। देखो इससे आ पा रहा है कि नहीं, यहां से कोई ना कोई एक रिलेशन आएगा देखो। और आपको दिया हुआ नॉन कांस्टेंट ऑफ नॉन कांस्टेंट, मतलब d इज नॉट इक्वल टू 0। ए स्क्वायर कैंसिल हो गया क्या? यस सर कैंसिल हो रहा है। अच्छी बात हो गई फिर तो। और ये कितना बचेगा, 100 माइनस 72, 28 28d स्क्वायर प्लस कितना आएगा ये, 280 280 2ad इक्वल टू 0। यहाँ से d कॉमन, अच्छा d कॉमन आ जाएगा क्या, d को 0 में भेज सकते हो, भेज सकते हो, क्योंकि d नॉट इक्वल टू 0। इसलिए ये क्वेश्चन में मेंशन करने का रीजन इसलिए था ताकि आप d को 0 में भेज सकते हो, अदरवाइज 0/0 नहीं करते ना मैथ्स में, याद है? यस यस सर। डायरेक्ट 0 में हम नहीं भेजते कोई भी क्वांटिटी। डायरेक्ट यहाँ पे d को हम 0 में इसलिए भेज सकते हैं क्योंकि हमारा d नॉट इक्वल टू 0 है। तो कैलकुलेशन देख लेना, यहाँ से d कॉमन लिया, ये कितना आया था, 2a आया ना, सॉरी ये 2a ना, यस सर। यस सर। ठीक है। d 0 में चला जाएगा तो 28d इक्वल टू माइनस 2a, तो a कितना आ जाएगा, माइनस 14d। 40। यस सर। इसकी वैल्यू यहाँ रख दो, ये तो निकालना था आपको, है ना? यस सर। यस सर, ए बाई सी। क्योंकि देखो Yes, sir. इक्वेशन एक ही थी, इसलिए रेशियो पूछा था। कितना आ रहा है ये, 4। 4 अंडरस्टूड एवरीवन? यस यस सर देखो एक ये कॉन्सेप्ट आता है, देख लो अच्छे से ध्यान से, ठीक है? तो ध्यान रखना है, जो भी कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ ये सारे इंपॉर्टेंट है, और ये सर आपके मैंने क्वेश्चन में दिए हुए भी थे। अच्छा, सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी का फॉर्मूला क्या होता है, a upon 1 minus r a अपॉन 1 माइनस, ये फॉर्मूला याद रखना, a अपॉन 1 माइनस r, सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी का फॉर्मूला होता है। एक बार इसमें दो इक्वेशन बना के देखो क्या क्या आ रही है। ये जो, इसलिए मैं आपको बता रहा था, ये जो बनाई है वर्कशीट बहुत ज्यादा, मतलब इस पे बहुत पहले से काम कर रहा था मैं, और एक एक क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी कहा था, बहुत सिलेक्ट कर करके बनाई कि सारी वेरायटी कवर हो जाए। आपने अगर ईमानदारी से वर्कशीट सॉल्व कर लोगे, आपके बहुत अच्छा स्कोर आ जाएगा मैथ्स में। मैथ्स में अगर आपने 8 से 10 क्वेश्चन बना लिए, 99% आ जाता है, इतने दोनों सब्जेक्ट में करके भी नहीं आएंगे। सर तीनों सब्जेक्ट में मतलब नंबर लाना कंपलसरी होता है? ऐसा नहीं है, आपका ओवरऑल एवरेज काउंट होता है तीनों सब्जेक्ट का।
लेकिन आप कोई भी सब्जेक्ट कंप्लीटली मत छोड़ो, उससे ओवरऑल एवरेज थोड़ा बिगड़ जाता है। एटलीस्ट कुछ तो भी करके आओ, पूरा मत छोड़ के आओ। तो नारा है, अगर आपको बैलेंस बनाना पड़ेगा थोड़ा सा, जैसे मान लो आपका केमिस्ट्री काफी अच्छा है तो उसको फिर बहुत अच्छा करके आओ, फिर बाकी सब्जेक्ट जो कमजोर हैं उसको इस तरह से करो कि भाई एटलीस्ट कुछ हो जाए, ठीक है, पूरा ना छूटे। अंडरस्टूड? यस सर। यस सर। अब देखो, ये सम ऑफ इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज विद पॉजिटिव टर्म इज 3। तो सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी का सम दिया हुआ है 3 के बराबर। सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी विद पॉजिटिव टर्म्स, उसमें पॉजिटिव टर्म्स से उसका सम दिया हुआ है 3 के बराबर। तो इनफाइनाइट जीपी का सम का फॉर्मूला होता है a/1 माइनस r इक्वल टू 3, इक्वेशन नंबर 1। द सम ऑफ देयर क्यूब्स ऑफ इस टर्म, अगर इन टर्म्स का क्यूब कर दें तो उनका जो इनफाइनाइट जीपी का सम आ रहा है वो रहा 27/19 क्यूब टर्म्स, जो अगर इन टर्म्स सबका क्यूब कर, अच्छा जब सबका क्यूब कर देंगे तो पता फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा? ए क्यूब। ए क्यूब हो जाएगा। फर्स्ट Yes, टर्म sir. क्या हो जाएगा? ए क्यूब। मतलब जैसे आपका जैसे नॉर्मल क्या है, ए आर स्क्वायर, ये आपकी नॉर्मल जीपी है। इन सबका क्यूब कर देंगे तो फर्स्ट टर्म हो जाएगा ए क्यूब, अगला टर्म क्या हो जाएगा? ए क्यूब आर क्यूब, यस अगला टर्म क्या हो जाएगा? ए क्यूब आर की पावर 6 एंड सो ऑन। तो फर्स्ट टर्म आ जाएगा ए क्यूब, कॉमन रेशियो कितना आएगा? आर क्यूब। RQ. इक्वल टू 27/19, ये इक्वेशन नंबर 2। अब अल्टीमेटली एक्चुअली क्वेश्चन टफ नहीं है, क्वेश्चन में तो बस फॉर्मूला अप्लाई किया है। 2 इक्वेशन है, 2 वेरिएबल है, ए और आर। अब आपका दिमाग सब कुछ इसमें लगना चाहिए कि भाई इन दोनों इक्वेशन को साथ में कैसे सॉल्व करें और ए को एलिमिनेट कैसे करें, आर में इक्वेशन कैसे बनाए। बताओ कैसे करोगे? सो क्रॉस मल्टीप्लाई करके एंड देन ए की सॉल्व। वैल्यू पुट कर दे। ए की वैल्यू पुट अप कर दो, यस सर। या फिर दोनों तरफ क्यूबिंग करके दोनों को डिवाइड कर दो, इसको क्यूब करके डिवाइड कर दो इसके साथ, या फिर यहाँ से सिंपली ए की वैल्यू निकाल लो। 3 टाइम्स 1 माइनस आर आ जाएगा, है ना? ए कितना आ Yes. जाएगा? 3 टाइम्स माइनस, और यहाँ पे पुट अप कर दो। सबसे बेस्ट यही है, जैसे यहाँ पे पुट अप करोगे 3 इंटू 1 माइनस आर का होल क्यूब डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर क्यूब इक्वल टू 27/19। अब सारा खेल कैलकुलेशन का, ए माइनस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस जो भी 3ab ए स्क्वायर बी प्लस बी क्यूब, और इसको सॉल्व करके आर निकालना पड़ेगा। अंडरस्टूड? एक बार आर आएगा, आर की वैल्यू वापस यहाँ रखोगे, उससे ए आएगा। ए पता है, अच्छा आर ही निकालना था। अंडरस्टैंड? यस Yes, सर। sir. अब समय कम हो, अगर मान लो कैलकुलेशन ना हो तो दूसरा जुगाड़ क्या, ऑप्शन रख रख के देख लो, है ना? दूसरा जुगाड़ क्या है, आपको मान लो कैलकुलेशन नहीं आ रही है, इतना तो करना आ जाएगा ना, एक ही वैल्यू यहाँ से उठा के यहाँ रखना। यस सर। और आपके पास ये इक्वेशन आ गई, अब चारों ऑप्शन रख लो। फ्री टाइम वैसे भी बहुत रहता है आप लोगों के पास, 1.5 घंटे में खत्म हो जाता है, तो आपके पास फ्री टाइम इतना रहता है कि आप यहाँ पे ऑप्शन की वैल्यू उठा के यहाँ पटक दो और चेक कर लो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। अंडरस्टूड? ठीक है। यस सर। अब देखो एक वेराइटी ये वापस वही अभी जो मैंने बताई थी आपको, एपीजीपी मिक्स, करो ट्राई इसको। अब देखो एबीसी आर इन जीपी विथ कॉमन रेशियो आर, 3a
5B and 7C are the first three terms of the AP, है ना? Yes, अब ये sir. वही वेराइटी है। देखो ABC GP में बोला है, वो बोला ये जो तीन टर्म है ये शुरू की तीन टर्म AP की है, मतलब इस बार आपको टर्म्स GP में अज्यूम करनी है और फिर AP में अप्लाई करनी है। Yes, sir. तीन टर्म जीपी में अज्यूम करनी है, तो तीन टर्म जीपी में अज्यूम नॉर्मल तरीके से भी कर सकते हो, वो वाला तरीके से भी कर सकते हो। मान लो फर्स्ट टर्म को आपने अज्यूम कर लिया ए, सेकंड टर्म को अज्यूम कर लिया ए आर, थर्ड टर्म क्या हो जाएगा ए आर स्क्वायर। अंडरस्टूड? Yes, sir. अब एपी में अज्यूम करके जीपी में अज्यूम करके एपी वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे। अच्छा, जिसने डाउट पूछा था अब समझ में आ गया? किसने पूछा था ना? अब क्लियर है? जिसको समझ में नहीं आ रहा था पहले, है ना? ये यहाँ पे क्या करना है, एपी कभी कभी क्या होगा, आपको एपी में टर्म अज्यूम करनी पड़ेगी, जीपी में अप्लाई करनी पड़ेगी, कभी कभी जीपी में अज्यूम करके एपी में अप्लाई करनी पड़ेगी। अब ये तीन टर्म आपने मान ली है और आपको बोला है 3A 7B और 15C, ये तीन टर्म शुरू की तीन टर्म ऑफ द एपी है। 3A मतलब 3A, 7B मतलब 7AR और 15C मतलब 15AR स्क्वायर। Yes. ये तीन टर्म एपी के, अगर ये तीन टर्म एपी में है तो एपी का कॉन्सेप्ट क्या लगता है, ट्वाइस ऑफ मिडिल टर्म इक्वल टू सम ऑफ द फर्स्ट टर्म एंड द लास्ट टर्म। देखो इससे आपका कैलकुलेशन अपना आप आसान होगा, सबसे ए कैंसिल हो जाएगा। ऑलरेडी बोल रखा क्वेश्चन में, ये जानबूझ के देते ताकि आप ए कैंसिल कर सको। ए नॉट इक्वल टू 0 तो ए को कैंसिल कर दोगे क्योंकि 0 नहीं है। Yes, sir. ए Yes, कॉमन sir. कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा 14R इक्वल टू 3 प्लस 15R स्क्वायर। आर में क्वाड्रेटिक है, यहाँ से आर आ जाएगा, Yes, sir. है ना? आर आ जाएगा। फर्स्ट टर्म पता है, सेकंड टर्म पता है, थर्ड टर्म पता है, थर्ड टर्म आ जाएगी एपी की, फोर्थ टर्म निकाल लोगे। Yes, sir. सबको समझ में आ गया? दोनों वेराइटी कवर हो गई। एक ये जिसमें पहले टर्म एपी में मानी फिर जीपी के अप्लाई कर दी, और सेकंड वेराइटी जिसमें जीपी में अज्यूम करी और एपी में अप्लाई कर दी। ठीक है, चलो एक ही हो गया। हाँ, अब एक आती है समेशन ऑफ सीरीज। एक आधा क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूँ, जो कि मोस्ट स्टैंडर्ड है, डिफरेंस वाली। अगर वो डिफरेंस वाली अगर आ जाए एग्जाम में तो करके आ जाए। बहुत बार पहले भी हमारे पास कैलकुलेशन में की है 12th में, सम ऑफ मतलब डिफरेंस जिसमें अच्छा होता है, कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस अच्छा होता है। हाँ बोलो। सर यहाँ पे आर की दो वैल्यू आई है, 3/5 और 1/5। हाँ, तो आर की जो भी वैल्यू आए उससे आप पहले पता कर लेना ये तीन टर्म एपी की क्या क्या होगी, या रख के देख लेना। कौन सी वाली पुट करेंगे, ये दोनों पुट करके चेक करनी दोनों पड़ेगी? पुट करके देखना पड़ेगा कौन सा ऑप्शन आ रहा है। ऑप्शन कोई एक ही आएगा, दोनों नहीं आएंगे। ओके सर। सर आर की वैल्यू के लिए उन्होंने कंडीशन दी हुई है ना कि 0 से 1/2 हाँ, वो भी अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, बट सर दोनों ही वैल्यूज उसके बीच में ही आ रही हैं। हाँ तो दोनों बीच में आ रही तो दोनों से आंसर निकाल लेना, फिर ऑप्शन मैच। ऑप्शन कोई एक ही मैच करेगा, ऐसा कभी नहीं होगा कि दो दो ऑप्शन मैच करें। आप दोनों से पता कर लेना कि फोर्थ टर्म कौन सी है। अब देखो ये सम ऑफ द फर्स्ट 20 टर्म्स ऑफ द सीरीज, तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आए तो सबसे पहले आपको जनरल टर्म पता करना है। क्या पता करना है? जनरल टर्म इसका क्या होगा। अब ये एपी भी नहीं है, जीपी भी नहीं है, ये जो सीरीज है 5, 11, 19, 29, 41, ये आपकी ना ही एपी है ना ही जीपी है। इसमें क्या पैटर्न बन रहा है, पहले आपको पैटर्न ढूंढना पड़ेगा। 5, 11, 19, 29 और 41, ये एपी भी नहीं है और जीपी भी नहीं है। अब जनरली क्या होता है, इनका डिफरेंस चेक कर लिया और हमेशा एग्जाम में कभी भी ऐसे क्वेश्चन आए दो कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस निकाल के चेक करा करो। जैसे यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है 6, सर यहाँ इनका पे डिफरेंस आ रहा है 8, दो यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है 10, यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है 12। मतलब इन सबका जो डिफरेंस है आगे वाली टर्म का पीछे वाली टर्म से जो डिफरेंस है वो एपी में है। यस डिफरेंस Yes. एपी, और जनरली आपको ये दिखेगा। कभी ये हो सकता है डिफरेंस एपी में हो सकता है डिफरेंस जीपी में हो, एपी या जीपी दोनों में से आएगा। जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं इनको करने का एक ही तरीका है, बहुत ध्यान सीख लेना, ये स्टैंडर्ड वेराइटी है। इस जो भी सीरीज है उसको एस मान लो। फर्स्ट टर्म 5, सेकेंड टर्म 11, थर्ड टर्म 19, फिर 29, फिर 41,
और लास्ट टर्म आपका आएगा nth टर्म। आपको an निकालना है, टारगेट क्या है, an निकालना है। an को निकालने का तरीका आपको सिखा रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। आपने इस पूरी सीरीज को लिख दिया, इस पूरी सीरीज का सम है मान लो s के बराबर, इस पूरी सीरीज का सम मान लो s के बराबर। अब आपको कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस लेना है, मतलब आगे वाली टर्म का पीछे वाली टर्म से डिफरेंस लेना है, आगे वाली टर्म का पीछे वाली टर्म से क्या लेना है, डिफरेंस लेना। तो इसी सीरीज को वापस लिखेंगे, बस एक शिफ्ट कर देंगे, मतलब जो पहली वाली टर्म है उसको सेकंड टर्म के नीचे, दूसरी वाली टर्म को थर्ड टर्म के नीचे, तीसरी वाली टर्म को यहाँ पे, चौथी वाली टर्म को यहाँ पे। तो ये जो nth टर्म है ये आगे शिफ्ट हो जाएगी। मतलब इस पूरी सीरीज को मैंने वापस लिखा है, चेंज कुछ भी नहीं किया है, ऐसी बस एक शिफ्ट करके लिख दिया। शिफ्ट करके लिखने के बाद आप इन दोनों को सब्सट्रैक्ट कर दो, क्योंकि आपको डिफरेंस चाहिए, डिफरेंस आपका अच्छा रहा है तो आप सब्सट्रैक्ट कर दोगे। अब LHS में s माइनस एस जीरो आ रहा है, LHS में s माइनस एस जीरो आ रहा है, और बची हुई टर्म एज इट इज ढंग से लिखो। पहला वाला टर्म एज इट इज नीचे उतर जाएगा 5। अब ये जो बचे हुए टर्म है इनका जो डिफरेंस है अभी हमने ऑलरेडी निकाल रखा है, इनका डिफरेंस है 6, इनका डिफरेंस है 8, इनका डिफरेंस है 10, इसका डिफरेंस है 12 एंड सो ऑन। कहां तक जाएगा, ये लास्ट यहां तक जाएगा। अच्छा, इस जब माइनस करोगे तो नीचे वाली का साइन चेंज हो जाता है, आपको पता है डिफरेंस जब हम करते हैं सेकेंड वाली सीरीज का साइन चेंज होता है, तो ये an का हो जाएगा माइनस का a, ये लास्ट वाला टर्म का क्या हो जाएगा माइनस an, यहां तक आ गया। अच्छा, ये माइनस an उधर इक्वेशन के उधर जाके प्लस an हो जाएगा, माइनस an इक्वेशन के उधर जाके हो जाएगा प्लस an, 5 एज इट इज। अब आपके लिए ये वाला सम निकालना आसान है, क्योंकि एक एपी है, एपी का सम का फॉर्मूला आपको पता होता है, फर्स्ट टर्म पता है, कॉमन डिफरेंस पता है, बस आपको ये ध्यान से देखना है कि नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होगी। अब ध्यान सुनना, ये यहां से स्टार्ट हो रही है और सेकंड लास्ट तक जा रही है, तो यहां से लेके यहां तक नंबर ऑफ टर्म्स आपकी n-1 है, क्योंकि एक लास्ट टर्म ही नहीं आ रही, बस यहां से लेके यहां तक नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, n-1 टर्म। ये बहुत ध्यान से रखना, 5 से लेके यहां से स्टार्ट हो रही है और ये सेकंड लास्ट तक, एक टर्म को छोड़ के टोटल टर्म n थी, बस ये लास्ट वाली टर्म नहीं है, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, n-1। अब यहाँ पे सम ऑफ n-1 टर्म्स ऑफ एपी का फॉर्मूला अप्लाई होगा। सम ऑफ एपी का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ एपी का आपका फॉर्मूला होता है n/2, तो n/2 मतलब n-1/2, 2a, a मतलब फर्स्ट टर्म, प्लस n-1 इंटू डी मतलब कॉमन डिफरेंस। तो यहाँ पे आपने सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द एपी का फॉर्मूला अप्लाई किया, क्योंकि ये जो टर्म्स है एपी में, बस n की जगह क्या आ गया, n-1 आ गया, n की जगह क्या आ गया, n-1, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स n-1 है। यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो जल्दी पूछो, नो सर। जिसको डाउट हो पूछ लो, और जिसको आगे वो सॉल्व करो, आगे an निकालो, उसमें फिर समेशन अप्लाई करो। किसी को डाउट हो पूछ लेना। तो यहां तक हमने an निकाला, इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा आपको, तो 5 प्लस पूरे में से 2 कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में से 2 नीचे वाले बाहर वाले ब्रैकेट के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो n 2/2 का कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 6 प्लस n-2, 6 प्लस n-2 बचेगा n+4। ये वाला 2 इस अंदर वाले 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा, आई थिंक कैलकुलेशन चेक कर लेना, 5 प्लस यहाँ बचेगा आपके पास n² प्लस 3n माइनस का 4, an आया है आपके पास n² प्लस 3n प्लस 1। तो ये आपने जनरल टर्म पता कर लिया। हमेशा क्रॉस चेक करके देख लिया करो, जनरल टर्म का मतलब क्या है, n को 1 रखने पे फर्स्ट टर्म आएगा, n को 2 रखने पे सेकंड टर्म आएगा, n को 3 रखने पे थर्ड टर्म आएगा। क्रॉस चेक कर लेना, n को 1 रखने पे देखो 5 आ रहा है क्या, सर n+2 आएगा क्या, देखिए कहाँ पे n+2, नहीं सर सर, n-1 5 आ रहा है 1 रखने पे। ये 2 वाला इस बाहर वाले 2 के साथ कैंसिल होगा, ब्रैकेट में क्या बचेगा, n-2 प्लस का 6, तो n+4 ही तो आएगा। ये सर। क्रॉस चेक करके देख लो ना, गलती अगर होगी तो अपना पता चल जाएगा। n को 1 रखने पे 5 आना चाहिए, n को 2 रखने पे 11 आना चाहिए, n को 2 रख के देखो 11 आ रहा है क्या, सही है सर। सर आ रहा है। n को 3 रखने पे 19 आना चाहिए, तो ऐसे क्रॉस चेक करोगे, ये आपकी जनरल टर्म पता चल गई आपको। अब सम ऑफ n टर्म्स को निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, SN इक्वल टू, जनरल टर्म पता है समेशन an, ये बहुत स्टैंडर्ड फॉर्मूला, सबके लिए एप्लीकेबल, एपी हो जीपी हो कुछ भी हो, SN इक्वल टू समेशन an, याद रखना।
एस एन इक्वल टू समेशन ए एन, है ना, एस एन निकाल लो, समेशन ए एन, अब ध्यान से देखना, एन स्क्वायर प्लस 3n प्लस 1, एन स्क्वायर प्लस 3n प्लस 1, यहां तक सबको समझ में आया? यस सर। यस तो देखो ध्यान, Yes, इसके बाद जनरल टर्म निकालने के बाद स्टेप 2 ये, जनरल टर्म निकालने के बाद फॉर्मूला क्या अप्लाई करोगे, एस एन इक्वल टू समेशन ए एन समेशन ऑफ एन स्क्वायर प्लस 3n प्लस 1, समेशन ऑफ एन स्क्वायर प्लस, समेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन में अलग अलग हो जाता, ध्यान रखना, अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला लगेंगे, ध्यान रखना, समेशन ऑफ एन स्क्वायर कांस्टेंट समेशन के बाहर आ जाता है, समेशन ऑफ एन प्लस समेशन ऑफ 1, समेशन ऑफ एन स्क्वायर का मतलब क्या, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, इसका फॉर्मूला आपको रटा होना चाहिए, एन एन प्लस इंटू एन प्लस 1/2। 2n प्लस 1/6, समेशन एन स्क्वायर का फॉर्मूला है, ध्यान रखो, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, याद रखना, क्लियर है? Yes. इसके बाद समेशन एन का मतलब क्या, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, एन की जगह 1 रखोगे, 2 रखोगे, 3 रखोगे, 4 रखोगे, 5 रखोगे, तो समेशन ऑफ एन नेचुरल नंबर, एन इंटू एन प्लस 1/2, ध्यान रखना, ये सेकंड फॉर्मूला, क्लियर है? यस सर। समेशन एन स्क्वायर का मतलब क्या, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टिल एन स्क्वायर, एन इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6, रख लेना इसको, अगर याद नहीं है तो अभी के अभी अपनी मैथ्स की कॉपी के इंडेक्स में लिख लो, ये बहुत जगह काम आएगा, समेशन ऑफ एन, एन इंटू एन प्लस 1/2, समेशन 1 का मतलब क्या है, सो 1 इंटू एन। हाँ, 1 को कितनी Sir, बार 1 ऐड कर रहे हो, n टाइम्स, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, n टाइम्स ऐड हो रहे हैं, एक ही चीज Yes. को n टाइम्स ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, n, N. एक ही चीज को n टाइम्स ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, n, ये आपका SN आ गया। अब क्वेश्चन में जो भी पूछे, आपको क्या पूछा था, सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म, तक n की जगह क्या रखना है, 20। ये तरीका होता है, बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, बस इस तरीके को याद रखना, अंडरस्टूड? यस सर। यस सर। ये फॉर्मूला भी लिख लेना अपनी अपनी कॉपी में, ध्यान रखना है, फॉर्मूला अगली बार अगर कभी आता है तो भूलना मत। तो देखो अपन ने 3-4 वैरायटी कवर करी, एक तो पहली वैरायटी कॉमन टर्म्स कैसे निकालना है, सेकेंड वैरायटी एपी और जीपी के क्वेश्चन अगर आते हैं तो एपी में अज्यूम करो, जीपी में अप्लाई कर दो, जीपी में अज्यूम करो, एपी में अप्लाई कर दो, क्वेश्चन से समझ में आ जाएगा। तीसरी वैरायटी कॉमन टर्म्स कैसे निकालना, वो हो गया। हाँ, तीसरी वैरायटी प्रॉपर्टीज ऑफ एपी पे, सम ऑफ द टर्म इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द बिगिनिंग एंड आर इक्वल। चौथी वैरायटी हमने कवर करी, ये क्या कहते हैं, हाँ, समेशन ऑफ सीरीज वाली, कैसे समेशन ऑफ सीरीज अप्लाई करते हैं, ठीक है। इस पे और भी क्वेश्चन है आपके वर्कशीट में, आप घर पे ट्राई कर सकते हो। एक लास्ट वैरायटी और है अर्थमेटिक मीन की, और एएमजीएम इनइक्वालिटी पे भी क्वेश्चन कभी कभी आते हैं, वो अगर टाइम नहीं है तो कवर शायद हो पाए। एक बस ज्योमेट्रिक मीन, अर्थमेटिक मीन पे एक लास्ट क्वेश्चन आपको करा देता हूँ, ये बहुत पहले आया था, चांसेस कम ही, लेकिन अगर आ जाए तो टफ नहीं है। मतलब m अर्थमेटिक मीन आर इंसर्टेड एंड 3 ज्योमेट्रिक मीन आर इंसर्टेड बिटवीन 3 and 243। सुनना ध्यान से, 3 और 243 के बीच में m अर्थमेटिक मीन इंसर्ट किए गए। अर्थमेटिक मीन इंसर्ट किए गए, इसका मतलब क्या है, a1 a2 am। अर्थमेटिक मीन इंसर्शन का मतलब क्या होता है कि टर्म इंसर्ट करने के बाद ये पूरी सीरीज एपी में कन्वर्ट हो जाएगी। ये पूरी सीरीज किस में कन्वर्ट हो जाएगी, एपी में। इंसर्शन इस तरह से करो ताकि पूरी सीरीज एपी में कन्वर्ट हो जाए, ये इसका कॉन्सेप्ट होता है। अब अगर ये पूरी सीरीज एपी में, अब आपको ये टर्म्स पता करनी है, तो देखो नॉर्मल कॉन्सेप्ट अप्लाई करना, इसमें मैं डेरिवेशन करवा रहा हूँ, मतलब तरीका सिखा रहा हूँ। एपी में आपको क्या लास्ट टर्म पता है, Yes, अप्लाई करते हैं, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आपको अल्टीमेटली डी निकालना, अगर डी आ गया तो काम हो जाए। डी अगर आ गया तो आपको देखो फर्स्ट टर्म पता है, डी आ गया तो इसमें डी ऐड करोगे तो ये मिल जाएगा, फर्स्ट टर्म में डी ऐड करोगे तो ये मिल जाएगा, फिर अगली टर्म में वापस डी ऐड करोगे तो ये मिल जाएगा। तो इन सबको अगर आपको निकालना तो आपको डी निकालना पड़ेगा। अच्छा, लास्ट टर्म को दिया है 243, फर्स्ट टर्म दिया हुआ है 3, एन मतलब नंबर ऑफ टर्म्स। बताओ नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है इसके अंदर, m+2। m+2। हाँ, यहाँ पे m+2, ये m टर्म इंसर्ट करी, 2 पहले से थी, कितनी नंबर ऑफ टर्म्स m+2 है, -1 इंटू डी।
तो हो जाएगा 240 इक्वल टू m+1 इंटू डी। यहां से डी की वैल्यू आ जाएगी 240 डिवाइडेड बाय m+1। अंडरस्टूड? यस सर। यस सर। अच्छा यहाँ पे फॉर्मूला, अच्छा कैपिटल A1 क्या आएगा? कैपिटल A1 क्या आएगा? 3 + d, प्लस टी। मतलब a + d, फर्स्ट टर्म प्लस डी, यस सर। फर्स्ट Yes, टर्म sir. प्लस डी। कैपिटल A2 क्या आएगा? इसमें वापस d ऐड कर दोगे। यस। कैपिटल Two A3 eyes. क्या आएगा? इसमें वापस d ऐड कर दोगे, एंड सो ऑन। आपको क्या पूछा था? फोर्थ अर्थमेटिक मीन। तो फोर्थ अर्थमेटिक मीन तो A4 क्या आ जाएगा? a + 4d। यस सर। यस सर। ए मतलब फर्स्ट टर्म, सॉरी फर्स्ट टर्म आपको दिया हुआ है 3 के बराबर, प्लस 4 इंटू डी, डी आप निकाल चुके हो। तो ये देखो, ये हो गया अर्थ, इसका कॉन्सेप्ट, अर्थमेटिक मीन का कॉन्सेप्ट। अब लगाएंगे ज्योमेट्रिक मीन का कॉन्सेप्ट। सेम काम क्या किया गया? 3 और 243 के बीच में कितने ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट किए गए? सिर्फ 3। तो सिर्फ 3 ही इंसर्ट किए गए, G1 G2 G3। तो ये हमारे लिए आसान हो जाएगा। अब इंसर्शन करने के बाद ये पूरी सीरीज किस में कन्वर्ट हो जाती है? जीपी में। जीपी। अगर जीपी में, तब जीपी का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। जीपी का लास्ट टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? ए आर की पावर n-1। जीपी का जनरल टर्म का फॉर्मूला होता है ए आर की पावर n-1। तो लास्ट टर्म क्या है? 243। फर्स्ट टर्म क्या है? 3। आर मतलब कॉमन, आर निकालना है। एन मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 5। 5। अंडरस्टूड? तो हो जाएगा 81 इक्वल टू आर की पावर 4। 81 मतलब 3 की पावर 4 इक्वल टू आर की पावर 4। और तो यहाँ से आर कितना आ जाएगा? +-3। ध्यान रखना, Plus +-। यस। ठीक है। अब फिर फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म आपका पॉजिटिव है, इससे अगर, हाँ दोनों में काम करेगा। ठीक है। आपको क्या पता करना है? सेकंड ज्योमेट्रिक मीन। क्या पता करना है? सेकंड ज्योमेट्रिक मीन। अब देखो, जीपी में फर्स्ट टर्म पता था, आगे वाली टर्म कैसे निकलती? मल्टीप्लाई बाय आर। यस यस सर। सर। टर्म में आप मल्टीप्लाई करते तो आगे वाली टर्म मिलती जाती। तो आपको यहाँ पे फॉर्मूला क्या बनेगा? अगर फर्स्ट टर्म ए है तो फर्स्ट ज्योमेट्रिक मीन क्या आ जाएगा? ए इंटू आर। सेकंड Yes. ज्योमेट्रिक मीन क्या आ जाएगा? ए इंटू आर स्क्वायर। और थर्ड ज्योमेट्रिक मीन क्या आ जाएगा? ए इंटू आर क्यूब, एंड सो ऑन। आपको क्या निकालना था? सेकंड ज्योमेट्रिक मीन। तो सेकंड ज्योमेट्रिक मीन ए आर स्क्वायर। ए मतलब फर्स्ट टर्म, आर स्क्वायर सब फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस माइनस वही आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा ये? 27। अंडरस्टूड? अब यस क्वेश्चन सर। में बोला था A4 इज इक्वल टू G2। इन दोनों को आपस में इक्वेट करोगे, m आ जाएगा। यस सर। ठीक है, इस तरह आ जाएगा। ओके चलो। टाइम हो गया, काफी वैरायटी हमने कवर कर ली है। कल का टारगेट है हमारा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, ग्रेड 12 का टॉपिक है। तो आपसे अगर वो पूरी वर्कशीट ना हो तो मुझे याद दिला देना, मैं कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको बता दूंगा, उनको ट्राई करके। अच्छा सॉल्यूशन मत देखना, अभी बता, सॉल्यूशन मत देखना। सॉल्यूशन बस दिए कि इमरजेंसी में कभी काम पड़े। बिना सॉल्यूशन देखे उन क्वेश्चंस को ट्राई करना, कल वाली क्लास में हम डिस्कस करेंगे। सिर्फ आपको ट्राई करके आना, सॉल्यूशन बिना देखे। एक बार 2 बार ट्राई करना। और होगा तो अभी मैं 10 बजे, लगभग 10 बजे तक मेरी 2 क्लास है, वो होने के बाद उसके बाद मैं आपके ग्रुप में शेयर कर दूंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन आपको उसमें अटेम्प्ट करने हैं। एटलीस्ट उतने क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आने। और जितना आज पढ़ाया है इसको घर पे रिवाइज कर लेना, बहुत एकदम ठीक है। और आपको थोड़े क्वेश्चन और अटेम्प्ट करने हैं सीक्वेंस सीरीज में, तो आप अब सीक्वेंस सीरीज के बचे हुए क्वेश्चन, इस जो वैरायटी मैंने कवर करी उस वैरायटी से रिलेटेड क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेना। सॉल्यूशन ऑलरेडी दिए हुए हैं, सॉल्यूशन देख लेना, ठीक है। So sequence and series